नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष में वर्णित टॉपिक सर्वेइंग यानी कि सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सर्वेइंग यानी कि सर्वेक्षण हम किसे कहते हैं। अगर मैं इसके मूल डेफिनेशन पे जाऊं तो सर्वेक्षण वह कलात्मक विज्ञान है जिससे हम पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दूरी तथा दिशा का किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष सही ज्ञान इकट्ठा करते हैं, सूचना इकट्ठा करते हैं, उसको हम सर्वेक्षण यानी कि सर्वेइंग कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊँ तो कोई एक निश्चित बिंदु होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने स्टेशन ए को एक निश्चित बिंदु की तरह गिना है, तो स्टेशन ए के बारे में हमारे पास पूर्ण सूचना पहले से उपलब्ध होगी, यानी कि इसका समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांश क्या है, हमें इसके बारे में सूचना पता होगी। अब इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर कोई भी बिंदु हमारा अगर x है, कोई बिंदु हमारा x है और ये बिंदु y है, अगर मैं इसके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस, दिशा यानी कि एंगल पता करूं और इस पता करने की विधि को हम सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी ऊंचाई या गहराई के बारे में भी सूचना इकट्ठा करने की विधि को हम सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। अब सर्वेक्षण के क्या क्या उपयोग होते हैं हमें यह जानने की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वेक्षण से हमें सबसे पहले तो कुछ बाउंड्रीज़ का निर्धारण करने में मदद मिलता है। जैसे हम अपने देश की सीमाओं का निर्धारण सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। उसी के साथ हम राज्यों के सीमाओं का निर्धारण, अपने ज़िलों के सीमाओं का निर्धारण, ये सभी जो सीमाओं का निर्धारण है, सीमांकन है, वो हम सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। उसके साथ ही साथ हम तटरेखा, नदी, झील आदि का अंकन करते हैं। ये हमारे देश में किस स्थान पर, नियत स्थान पर स्थित है, उसके बारे में हम सूचना इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर सर्वेक्षण हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो लोकल स्तर पे हम देख पाते हैं कि कोई भी भवन निर्माण कार्य, कोई भी संरचना हम निर्मित कर रहे हों अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो उसको उसकी नियत स्थान पर उसको रखने के लिए, बनाने के लिए हम सर्वेक्षण की मदद लेते हैं। जैसे हमने नक्शा बनाया, अगर किसी अपने घर मकान का नक्शा बनवाया है, उसको जब हम साइट पर बनाने जाते हैं, उसको साइट पर निर्माण कार्य शुरू करने जाते हैं, तो हमें सर्वेक्षण की मदद से उसका स्थान नियत करने का मदद मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए कि निर्माण के समय संरचना के स्थान निर्धारण में भी सर्वेक्षण की हम मदद लेते हैं। इसके बाद हमारा कोई प्लॉट है, कोई एरिया है, क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तब हम सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोई हम डैम का निर्माण कर रहे हैं, बांध का निर्माण कर रहे हैं, उसके पीछे जो रिजर्वायर है यानी जहाँ पे पानी इकट्ठा होने वाला है, उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो वो भी हम सर्वेक्षण के मदद से अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, उस सूचना को इकट्ठा करते हैं। तो मुख्यतः ये 4 बिंदुओं में मैंने बताने का प्रयास किया था कि सर्वेक्षण का क्या क्या उपयोग है। अब सर्वेक्षण को पढ़ते समय जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता पड़ेगी कि सर्वेक्षण के क्या क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग क्या है, वो हमें जान लेने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यतः 2 ही सिद्धांत हैं इसमें। पहला है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसको एज इट इज़ इसी तरीके से आपको समझ लेना है, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। ये थोड़ा भी टफ लग रहा होगा भाषा में, लेकिन अभी हम लोग एक साधारण से उदाहरण से इसको समझेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि कोई 2 बिंदु है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने रफली मान लिया कि ये 200 मीटर है। अगर हमने मान लिया इसको कि ए से जो स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, इन दोनों की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। और हमारे पास जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इक्विपमेंट है, वो चेन है जिसकी लंबाई मान लेते हैं कि 20 मीटर है। इस चेन के बारे में हम आगे जब सर्वेक्षण में आगे पढ़ेंगे, चेन सर्वे, तो वहाँ पर देखेंगे कि ये क्या क्या लेंथ में हमारे पास चेन उपलब्ध होती है। यहाँ पे मैंने माना कि जो चेन है हमारे पास कितनी मीटर की उपलब्ध है, 20 मीटर की उपलब्ध है। अब 20 मीटर की चेन से एक बार में तो 200 मीटर नाप पाना बड़ा मुश्किल है, टफ काम है, संभव ही नहीं है। तो हमें इसको क्या करना होगा, बारी बारी से नापते हुए आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम
शुरुआत से ही यहाँ स्टेशन ए से शुरू करें और इस तरीके से हम छोटे छोटे मेज़रमेंट लेकर के बी की तरफ जाएं, तो यह लाजमी है, यह संभव है कि हम दिशा भटक जाएं, हम कहीं ऊपर से ऐसे चले जाएं या नीचे से चले जाएं या हमारा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो ऐसा इस कमी को दूर करने के लिए हमारा जो पहला सर्वेक्षण का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो हमारी मदद करता है। वो ये कहता है कि आप ए से बी को पूर्ण मानिए, फिर इसको छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए और फिर उसका मेज़रमेंट्स आप लीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट ले पाने में सक्षम होंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। जब हम कोई डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो यहाँ पे रेंजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें स्टेशन ए और स्टेशन बी को कंट्रोल पॉइंट मान करके फिर इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स करते हैं रेंजिंग के मदद से। हम सबसे पहले एक स्ट्रेट रेखा निर्धारित कर लेते हैं रेंजिंग के माध्यम से, फिर हम चेन का इस्तेमाल करके इसको मेज़र कर लेते हैं। मतलब हमने क्या देखा इस उदाहरण से कि हम पूरे डिस्टेंस को, पूरी दूरी को हमने क्या किया, सबसे पहले तो पूरा एक सीध में रखा, स्टेशन ए स्टेशन बी को कंसीडर किया, फिर उसके बाद हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और फिर उन छोटे हिस्सों का जब हम मेज़रमेंट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट यानी कि ठीक होगा। उसके बाद जब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं और देखते हैं कि जो प्रिंसिपल हमारा सर्वेक्षण का दूसरा सिद्धांत है, जब उस पर हम विचार करेंगे तो हमें एक सरल भाषा में ये मिलता है कि किसी भी नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 बिंदुओं के मदद से हम निर्धारित करते हैं। इसको समझने के लिए फिर मैं आपके सामने एक सरल सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कोई भी एक नए स्टेशन के निर्धारण के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी मदद से हम सटीकता से उसके स्थान का निर्धारण कर पाने में सक्षम होंगे। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 2 बिंदु थे ए और बी, ये हमारे पास 2 बिंदु हैं। अब कोई एक बिंदु तीसरा है जो सी है। अब इसके सटीक स्थान को बताने के लिए हम ए और बी बिंदु से रेफरेंस के तौर पे लेंगे और फिर वहाँ से हम सी की दूरी को नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, देखिए पहला मेथड तो यह है कि हम ए से बी को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, फिर इस पे हम ऑफसेट ले लें। ऑफसेट का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए हम सी स्टेशन की दूरी को नाप लें। यह जो यहाँ पे एंगल है ये 90 अंश का है। तो अब देखिए आपके पास क्या मेजरमेंट्स आ जाएगा, आपके पास सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि ए से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। ए से एक्स दूरी पर पॉइंट पी है, जिससे 90 अंश की दूरी पर 90 अंश के एंगल पे, दिशा पे क्यू डिस्टेंस दूर हमारा स्टेशन सी मौजूद है, उपस्थित है। तो इस तरह से हम स्टेशन सी का स्थान निर्धारण स्टेशन ए और स्टेशन बी की मदद से सटीकता से कर पाए। दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए कोई स्टेशन ए है मान लेते हैं यहाँ पर, कोई स्टेशन बी है यहाँ पर और ये अगेन स्टेशन सी है। अब अगर हम यह देखें कि स्टेशन ए से सी एक्स दूर पे है और स्टेशन बी से सी वाई डिस्टेंस पर है, तो फिर हम इस स्टेशन सी का सटीकता से हम स्थान निर्धारण कर पाने में सक्षम हैं। तो ये दूसरा मेथड था और इसमें एक और उदाहरण के साथ मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेशन ए नोन है, स्टेशन बी नोन है, इन दोनों को कनेक्ट किया। अब स्टेशन सी कहीं यहाँ पर है, तो हम इन दोनों में से किसी एक स्टेशन पे जाएं, स्टेशन सी की दिशा और दूरी का अंकन कर दें, तो इस तरह से हम क्या कर पाने में सक्षम होंगे, स्टेशन सी को सटीकता से उसके स्थान पर निर्धारित कर पाने में हम सक्षम होंगे। देखिए कैसे, हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे स्टेशन ए से हमने सी को देखा, तो ये हमारे वर्टिकल से मान लेते हैं कि थीटा डिग्री पर स्टेशन सी था और हमने ए से सी के बीच की जब दूरी नाप ली तो ये एक्स दूरी था। अब हम ये कह सकते हैं कि जो रेखा ए बी है उसमें जो बिंदु ए है वहाँ से स्टेशन सी वर्टिकल से थीटा डिग्री पर है और उसकी दूरी कितनी है, एक्स डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम इसका स्थान निर्धारण कर पाने में सक्षम हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से हमारे पास सर्वेक्षण के कितने प्रकार मौजूद हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्यूरेसी के आधार पे चर्चा करना चाहूँगा। एक्यूरेसी के आधार पे 2 भाग में हमारे सर्वेक्षण को बांटा गया है। जियोडेटिक सर्वे, भूगणितीय सर्वेक्षण। इसमें इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पृथ्वी का वास्तविक शेप है उसको हम यहाँ पर कंसिडरेशन में ले करके सर्वेक्षण करते हैं। हमारे पृथ्वी का वास्तविक शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अभी हम आगे एक चित्र के माध्यम से उसको आपको समझा देंगे।
आप सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की जो सतह है वो वक्र है, फ्लैट नहीं है, सीधा नहीं है। तो यहाँ से हम जियोडेटिक सर्वे, अगर हम अपने सतह को वक्र मान करके सर्वेक्षण करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। वहीं अगर किसी छोटी दूरी पे हमें सर्वेक्षण करना है तो वहाँ पर हम अपने भूमि की सतह को फ्लैट मान सकते हैं, सपाट मान सकते हैं। तो जो सर्वेक्षण करेंगे वो हमें प्लेन सर्वे मिलेगा, समतल सर्वेक्षण प्राप्त होगा। अब अगर हम सर्वेक्षण के स्थान के आधार पर विभाजित करना चाहें तो हमें मिलता है लैंड सर्वे यानी कि भू सर्वेक्षण। अगर हम किसी सर्वेक्षण को अपने ज़मीन के सतह पर कर रहे हैं, कोई दूरी नाप रहे हैं, दिशा नाप रहे हैं, क्षेत्रफल नाप रहे हैं, वो सारा का सारा लैंड सर्वेक्षण यानी भू सर्वेक्षण में शामिल हो जाएगा। वहीं दूसरा जो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे यानी सागरीय सर्वेक्षण का चर्चा हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसमें हम बड़े विशाल जो जल निकाय हैं, मसलन हमारे समंदर हैं, सी है, उसके बाद कोई बड़ी लेक है, झील है, उसका सीमांकन, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सूचना इकट्ठा करना, उसको हम हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण में रखते हैं। तीसरा जो बिंदु मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा आपसे वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यानी खगोलीय सर्वेक्षण है। खगोलीय सर्वेक्षण में हम करते क्या हैं, हम हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों के बीच की दूरी, दिशा के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस दौरान जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यानी खगोलीय सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ सर्वे यानी कि सर्वेक्षण के उद्देश्य के हिसाब से विभाजित किया गया। यहाँ पे 4 मैंने मुख्य बिंदु बनाए हैं, और भी होते हैं, मुख्यतः 4 पे हम चर्चा करेंगे। पहला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पे खुदाई हुई तो वहाँ से पुरानी ईंटें मिली, पुराने घड़े मिले, इस तरीके से वहाँ पे लोगों के रहने का साक्ष्य मिला। तो ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण कहते हैं। इसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही शामिल हम करते हैं, कोई हमारा पुराना धरोहर है, उसके जीर्णोद्धार का काम करना है तो उसके लिए जो सर्वेक्षण आवश्यक होगा उसको भी हम आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है जियोलॉजिकल सर्वे यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसमें पृथ्वी की सतह के बारे में हम सूचना इकट्ठा करते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पृथ्वी पर कोई पहाड़ है, कोई पठार है, हम उस पठार के बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि इसमें जो रॉक्स अवेलेबल है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिटी है। तो जब हम उसका अध्ययन कर रहे होंगे तो उसको हम जियोलॉजिकल सर्वेक्षण की श्रेणी में रखेंगे। किसी रॉक्स में फोल्ड फॉल्ट को पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रेटिफिकेशन परत को पढ़ रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारा जियोलॉजिकल सर्वेक्षण में शामिल होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे माइन सर्वे का जिक्र करना चाहा है। माइन सर्वेक्षण में हम खनिजों की खोज के लिए जो सर्वेक्षण करते हैं उसको रखते हैं। मसलन हमें कोयले की खदान में जो सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, कितनी गहराई पे किस जगह पर कोयला हमें मिल सकता है, वो माइन सर्वेक्षण की श्रेणी में आएगा। उसी के साथ अगर हम सोने की खदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर हम हीरे की खदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, माइन सर्वे की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। यहीं पर मैं एक बिंदु और आपके साथ जिक्र कर लूँ कि जब भी कभी हम किसी पहाड़ के बीच से हम सुरंग बनाने का कोशिश करते हैं, उस दौरान भी जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको भी हम माइन सर्वे की श्रेणी में ही रखते हैं। अगला सर्वेक्षण जो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा वो मिलिट्री सर्वे यानी सैन्य सर्वेक्षण है। सैन्य सर्वेक्षण ये आम जनता के लिए किसी भी रूप में मददगार नहीं होता है। ये हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए मददगार साबित होता है। इससे अगर हमें किसी पड़ोसी राज्य के साथ कोई डिस्प्यूट्स है, हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी, अपनी रणनीति का निर्माण करना है, उसके लिए हमें जो एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट आंकड़ा जो वहाँ ज़मीन पर जहाँ पर हमें अपनी रणनीति बनानी है उसके बारे में चाहिए होता है, तो वो हम मिलिट्री सर्वेक्षण के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। इसमें अमूमन करते क्या है कि किस जगह पे नदी मौजूद है, कहाँ पर घाटी है, कहाँ पे पहाड़ है, तो इन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करके संकलन करते हैं, उसको हम मिलिट्री सर्वेक्षण की श्रेणी में यानी कि सैन्य सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मौजूद उपलब्ध उपकरण हैं उनके आधार पे हम कितने हिस्सों में सर्वेक्षण को विभाजित करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चर्चा करना चाहा है चेन सर्वेक्षण यानी कि चेन सर्वे यानी कि जरीब सर्वेक्षण। इसमें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिस्टेंस को मेज़र किया जा सकता है। मतलब अगर कोई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच की दूरी को हम सटीकता से माप पाते हैं, ये हमारे चेन सर्वे के अंदर आएगा। चेन सर्वे में ही हम टेप द्वारा मेज़र की हुई डिस्टेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, चेन सर्वे में सिर्फ और सिर्फ दूरी के बारे में हमें
जानकारी मिल पाती है। वहीं जब हम दूसरे सर्वेक्षण के बारे में यानी कंपास सर्वे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें दिशा के बारे में भी पता चलता है। दिशा अगर हमने वर्टिकल नॉर्थ इधर माना, यहाँ से कोई पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो इसका जो ये थीटा होगा, एंगल होगा, ये हमें पॉइंट बी का दिशा हमें बता देगा कि पॉइंट ए से वो कितने डिग्री एंगल पर स्थित है। तो कंपास सर्वे में यानी दिक्सूचक सर्वेक्षण में हम क्या कर पाते हैं, हम क्या कर पाने में सक्षम होते हैं, हम दिशा के बारे में सूचना इकट्ठा कर पाने में सक्षम होते हैं। वहीं जब मैं प्लेन टेबल सर्वे यानी पटल सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करूंगा, तो वहाँ पर इन दोनों का जो उद्देश्य था उसको हम पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हम दूरी जो कि हम टेप या चेन से मेज़र कर लेते हैं, और दिशा जो कि हम एलिडेट के माध्यम से हम उसको मेज़र कर पाने में सक्षम होते हैं। जब हम प्लेन टेबल सर्वे एक अलग से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर विस्तृत रूप से इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। थियोडोलाइट सर्वे है। थियोडोलाइट सर्वे एक्यूरेट दिशा मेज़र करता है। यह एक थियोडोलाइट हमारे पास उपकरण मौजूद होता है जिसकी मदद से हम वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है, कोई बिंदु ऊपर है, कोई बिंदु नीचे है, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है उसको कैलकुलेट करने में ये हमारा थियोडोलाइट मदद करता है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल एंगल, कोई स्टेशन हमारे लेफ्ट में है, कोई स्टेशन राइट में है, और उन दोनों के बीच में सटीक रूप से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें थियोडोलाइट से आसानी से पता चल जाता है। तो मैं फिर दोहरा दूँ, थियोडोलाइट सर्वे हमें दिशा का ज्ञान कराता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे अगला जो मैंने 5वां टेक्योमेट्रिक सर्वे का जिक्र किया है, यह एक बड़ा ही नायाब तरीका है सर्वेक्षण का। यहाँ पर किसी बिंदु के बीच में, अगर दो बिंदुओं के बीच में फ़र्ज़ किया कि ये कोई स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है। अगर आप चेन या टेप से नापने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से चल के बी तक जाना होगा। लेकिन टेक्योमेट्रिक सर्वे में आपके पास यह सुविधा उपलब्ध होती है कि आप स्टेशन बी पर बिना जाए भी उसके डिस्टेंस को मेज़र कर पाते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ एक एक्यूरेसी के साथ हम इसको मेज़र कर पाते हैं। टेक्योमेट्रिक सर्वे के बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बात आती है एरियल सर्वे की। तो एरियल सर्वे में हम करते क्या हैं, एक हवाई जहाज़ में कैमरा फिट होता है जो एक निश्चित ऊंचाई पे निश्चित गति के साथ उड़ता है, एक निश्चित पाथ पे उड़ता है, निश्चित रास्ते पर उड़ता है, और वो अपने नीचे जो हमारा ज़मीन का सतह है उसको रिकॉर्ड करते जाता है। बाद में हम अपने लैब में उसको संकलित करके एक डेटा प्रस्तुत करते हैं जिस पे हमारे ज़मीन के ऊपर जो भी फीचर्स है वो हमें स्पष्ट हो जाते हैं। उसको हम एरियल सर्वे यानी कि हवाई सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे सर्वेक्षण में एरर्स क्या क्या होते हैं। गलतियां हमेशा हो सकती हैं, त्रुटियां हमेशा ही पाई जा सकती हैं। अगर हम उसको सर्वेक्षण के सापेक्ष गिनने की कोशिश करेंगे तो हमारे सर्वेयर द्वारा, यानी कि जो सर्वे कर रहा है उसको सर्वेयर बोलेंगे, जो सर्वे कर रहा है यानी डेटा जो इकट्ठा कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है, वो दूरी नाप रहा है या दिशा नाप रहा है, उसके द्वारा जो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है और वास्तविक आंकड़े में जो विसंगति होती है उसी को हम त्रुटि की श्रेणी में यहाँ पे रखते हैं। एरर्स इन सर्वेइंग उसी को कहते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है। हमें पता है कि हमें किन्हीं तरीक़ों से पता है कि इन दोनों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो 40 मीटर है। कुछ भी ले सकते हैं, मैंने उदाहरण के लिए 40 मीटर लिया। और जब हमारा सर्वेयर इसको मेज़र करने गया, नापने गया, तो यह संभव है कि वो हमें जो रिपोर्ट दे वो 40.2 मीटर की रिपोर्ट दे, या फिर वो दे सकता है 39.8 मीटर की रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स जो हमें वो देगा, मैं मान लेता हूँ कि वो हमें रिपोर्ट देता है 40.2 मीटर की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वास्तविक दूरी क्या थी स्टेशन P और स्टेशन Q के बीच की? 40 मीटर थी। जो हमारा सर्वेयर हमें रिपोर्ट देता है वो 40.2 मीटर का रिपोर्ट देता है। तो यह जो 0.2 का अंतर आया है, 0.2 मीटर का अंतर है, यही त्रुटि की श्रेणी में रखा जाता है। इनके कई सारे कारण हैं, वो हम अलग से अभी आगे पढ़ेंगे कि यह त्रुटियां किन किन वजहों से होती हैं। मैंने यहाँ पे छोटे उदाहरण से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि सर्वेक्षण के दौरान त्रुटि क्या हो सकती है। इसी तरीके से दिशा में भी त्रुटि हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेशन A है और स्टेशन B है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
अगर मैं वर्टिकल से देखूं, अगर मान लिया कि ये वास्तविक डिस्टेंस 80 डिग्री है और जो सर्वेयर हमें रिपोर्ट करता है वो 79 डिग्री का रिपोर्ट करता है, तो जो 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यही त्रुटि की श्रेणी में रखा जाएगा। इस त्रुटि के पीछे कई सारे कारण हैं, मुख्यतः हम उसको 3 भाग में बांटते हैं जिसकी चर्चा मैं आगे कर लूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों के स्रोत के बारे में, तो सबसे पहले तो नेचुरल एरर होता है, यानी प्राकृतिक त्रुटि जिस पे हमारा कंट्रोल बहुत ही कम होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? मान लिया हम कोई स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में दूरी नापने गए, हमारे पास जो चेन उपलब्ध थी, मान लिया कि 20 मीटर की चेन उपलब्ध थी और हम जून जुलाई की गर्मी में सर्वे करने जा रहे हैं। सर्वेयर जब चेन लेकर के निकला तो धूप में उसको छाया तो होगी नहीं, जब वो सर्वे करने जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे छाया हो, टेम्परेचर ठीक ठाक हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जब सर्वेयर वहाँ पे गया सर्वे करने, वहाँ पे टेम्परेचर आपको हो सकता है कि 42-44 डिग्री टेम्परेचर मिल जाए। इस टेम्परेचर की वजह से हमारी चेन में थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी कि तापमान बढ़ने की वजह से उस चेन में प्रसार होगा। तो जो लंबाई उसकी वास्तविकता में 20 मीटर थी चेन की, जो हमें ज्ञात है, हमें पता है, वो वास्तविकता में क्या हो गई, ये हो सकता है कि 20.1 मीटर हो गई हो। ये मैंने एक रफ आइडिया लिया, ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, आपके साथ चर्चा करने के लिए मैंने आंकड़ा लिया है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि हमारे चेन की लंबाई बढ़ गई। और जब ये लंबाई बढ़ जाएगी और इस बढ़ी हुई लंबाई वाली चेन से जब हम यह दूरी मेज़र करेंगे तो कभी भी हम सटीक दूरी मेज़र नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, हमारे जो आंकड़ा हम रिपोर्ट करेंगे, जो डेटा हम रिपोर्ट करेंगे, उसमें त्रुटियाँ होंगी और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तापमान एक प्राकृतिक चीज़ है, वो बढ़ गई। इसी तरीके से अगर हम ठंडे प्रदेश में कहीं गए तो वहाँ पे हमारी चेन सिकुड़ करके उसकी लंबाई कम भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी ये नेचुरल एरर हो सकता है। उसके साथ ही साथ जब हम पृथ्वी की सतह पे अलग अलग जगह पर जाते हैं तो जो उसका पोल्स है उस पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, यानी कि चुंबकीय झुकाव जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसके वजह से भी हमारी दिशा के आंकड़े में अंतर आ जाता है। तो ये सारे हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक त्रुटि की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद कुछ त्रुटियां होती हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से त्रुटि पैदा होती है। मसलन हम कोई चेन से मेज़रमेंट करने गए, यही हम स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच की दूरी हम चेन से मेज़र करने गए। अब किन्हीं कारणों से जहाँ पे हमने चेन स्टोर किया था वहाँ पे कुछ सामान गिरा और वो जो लिंक्स थे हमारे चेन के, जो जोड़ थे, वो फैल गए, बड़े हो गए, यानी कि हमारे इक्विपमेंट में ही अंतर आ गया। वो 20 मीटर की चेन हमारी 20.1 मीटर की हो गई। अब जब हम इस ख़राब इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ जब सर्वे करने जाएंगे तो फिर हम एक गलत आंकड़ा रिपोर्ट कर रहे होंगे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर की श्रेणी में आएगा। उसके बाद पर्सनल एरर आता है, जो सर्वेयर है, जो सर्वे कर रहा है, उसके वजह से जो उसके निजी कारणों से जो त्रुटि होती है उसको हम पर्सनल एरर की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से हमने जानने की कोशिश करी कि क्या क्या त्रुटियां होती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ साधारण टेक्निकल टर्म्स यानी तकनीकी शब्दों का चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये आपके सामने आएंगे। सबसे पहले मैं अर्थ सरफेस की बात करना चाहूँगा। जो चूँकि हम सर्वेक्षण करेंगे तो अमूमन हमारा ताल्लुक जो है पृथ्वी के सतह से होगा। तो जो पृथ्वी का सतह का जो शेप है, वो हमारी पृथ्वी का जो शेप है एग्जैक्टली अगर मैं चर्चा करूं तो वो ऑबलेट स्फेरॉइड है, वो गोल नहीं है। वो कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड, अमूमन संतरे जैसा है, जो हम लोकल भाषा में कह लेते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र बनाने का प्रयास किया है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इसको आसान बनाने के लिए मैंने सीधा रखा है, जबकि हकीकत में ये थोड़ा सा डिक्लाइंड होता है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी होती है हमारी पृथ्वी अपने पोल्स पर। यहाँ पर आप देख पाने में सक्षम होंगे कि अगर हम पोल से पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर पृथ्वी का डायमीटर नापने की कोशिश करें तो 12,714 किलोमीटर आता है। और वहीं जब हम इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे जब हम अपना पृथ्वी का डायमीटर नापते हैं तो 12,756 किलोमीटर आता है। ये जो 12,756 और 12,714 के बीच का जो डिफरेंस है, ये हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी का सतह कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड है। दूसरा शब्द मैंने यहाँ पे चर्चा करना चाहा है, लेवल सरफेस।
लेवल सरफेस से आप सिर्फ इतना समझिए कि जो हमारे पृथ्वी का वास्तविक सतह है उस सतह को अगर हम कंसीडर करें तो वो हमारा लेवल सतह कहलाता है। जैसे इस पे मैं थोड़ा दूर से ये चित्र बनाने का प्रयास करूँगा, लाइन बनाने का। अगर मैं इसको मानूँ लेवल सरफेस, तो इसका जो केंद्र होगा हमारी पृथ्वी के केंद्र से हर बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो लेवल सरफेस पे क्या होता है, उस पे आने वाले हर बिंदु की हमारे पृथ्वी के सेंटर से दूरी क्या होती है, एग्जैक्टली बराबर होती है। अगला जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, अगर हम अपने पृथ्वी को पोल्स के अबाउट काट दें, कोई एक प्लेन पास करे तो उस पर आने वाली रेखा मेरिडियन कहलाती है। प्लम्ब लाइन क्या होता है, हम किसी बिंदु पे खड़े हो जाएं और प्लम्ब एक साहुल होता है जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, साहुल को लटकाएं तो ये क्या करेगा, हमेशा हमारे पृथ्वी के केंद्र की तरफ इशारा करेगा। तो यह जो लाइन बनती है इसको हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। इसी तरीके से बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क एक ऐसा स्टेशन होता है जिसका दूरी, दिशा, एलिवेशन सारा कुछ हमें पता होता है, हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होते हैं, इसी के रेफरेंस में हम आगे का सर्वेक्षण करते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेड यानी ढाल की, तो किन्हीं दो बिंदुओं की, जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच की जो ढलान होती है उसी को हम ग्रेड बोलते हैं। ये जो थीटा होता है इसी को ग्रेड बोलते हैं। एलिवेशन यानी कि उन्नयन क्या होता है, कोई अगर मान लिया यहाँ पर हमारा कोई भवन है, इसके टॉप का जो एंगल किसी एक स्टेशन से बनेगा, यही क्या है, हमारा उन्नयन की श्रेणी में रखा जाता है। अंत में मैं चर्चा करना चाहूँगा स्फेरिकल ट्रायंगल का। अगर आप कोई त्रिभुज पृथ्वी की सतह पर बनाते हैं तो वह ये ट्रायंगल नहीं होता जैसा हम बचपन में पढ़े हैं, ऐसा ट्रायंगल नहीं होता। जब हम वास्तविकता में उसका क्षेत्रफल का माप करने की कोशिश करेंगे तो वो स्फेरिकल ट्रायंगल होता है। आप इसको साधारण तौर पे समझ सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी की सतह पर कोई त्रिभुज का निर्माण करें तो वो कैसा त्रिभुज बनता है, फाइनली स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। इस तरह से हमने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में चर्चा किया। अंत में मैं आपको एक बार दोहरा दूं कि हमने इस पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जाना कि सर्वेइंग किसे कहते हैं, उसको करने का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में दोहरा दूं, दो ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, ये कई बार आपसे कई जगहों पे पूछा जा सकता है। पहला प्रिंसिपल क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हम पूरे अपने जो सर्वेक्षण एरिया है उसको पूरा कंसीडर करके फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, फिर उसका सर्वेक्षण करते हैं, इसे कहते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर दूसरा हम जो सर्वेक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि किसी नए स्टेशन का स्थान निर्धारण दो बिंदुओं से करते हैं, उसको हम दूसरे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन देखा, फिर एरर्स इन सर्वेइंग देखा और उसके बारे में चर्चा करी। अंत में हमने टेक्निकल टर्म्स के बारे में चर्चा किया। तो इस तरह से इस पूरे पाठ को बनाने में मैंने निमी की ई बुक्स का इस्तेमाल किया है, एस के दुग्गल साहब की सर्वेइंग वॉल्यूम 1 का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि यह पाठ आपके प्रशिक्षण में मददगार साबित होगा। आप सभी का धन्यवाद।